MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अराजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हुकूमत के नहीं, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देकर यहाँ बैठे हैं। आप यहाँ साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें। कलअदम तंजीम के बानी गुलजार इमाम शेम्बे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। इस मौके पर गुलजार इमाम ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, गिरफ्तारी के बाद मुझे अपने माजी को देखने का मौका मिला और इस तजर्बे के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुसल्लह जद्दोजहद का जो रास्ता मैंने इख्तियार किया वो गलत था। दोनों जानिब से इस लड़ाई में जितने लोग मारे गए उन सब से माफ़ी का तलबगार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुलजार इमाम शेम्बे की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमन व अमान की बहाली के लिए कौमी इदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में जारी कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं। मुल्क भर में कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर डायरेक्टर जनरल और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI अपनी नवीयत की अवलीन और मुख्तलिफ जोग्राफियाई मकामात पर किए गए इंतहाई पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को बड़ी नफासत के साथ अंजाम देने पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI रहनुमा असद उमर को रिहा करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इस पर बाबर अवान ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। फाजिल जज ने कहा कि असद उमर के 2 ट्वीट्स हैं, वो तो फौरी डिलीट करवाएं। वकील बाबर अवान ने कहा कि अगरचे ये खबर है लेकिन हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। बाबर अवान ने इस्तदा की कि अदालत असद उमर को इस अदालत में पेश करने का हुक्म दे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के घिनौने मकासद थे। इन हमलों में पहले मनसूबाबंदी की गई थी। गिरफ्तारी मुलज़िमान ने भी बताया कि हमलों की प्लानिंग पहले की गई, शरपसंदों को वहां पहुंचने में सहूलत कारी की गई। तोड़फोड़ इनफरादी अमल है, किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर अली जफर ने कहा, माजी में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर PTI पर पाबंदी लगाई गई तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में कलअदम करार देगी। मुआशी और सियासी तबाही का मलबा नाअहल हुकूमत पर गिरना चाहिए, किसी और पर नहीं। शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रेशर कॉन्फ्रेंस हो रही है। 2-3 महीने जेल काटने से क़यामत नहीं आ जाती। जेल से रिहाई तहरीरी सियासी तौबा की मरहून मन्नत है। मुल्क में जारी यजीदियत के खिलाफ आखिरी दम तक मुजाहमत करूंगा। इमरान खान का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, शदीद गर्म मौसम में हमारे गिरफ्तार कारकुन तंगो तारीख कोठरियों में ठोंस दिए गए हैं। मुतादिद कारकुनान को दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद का सामना है। इस यजीदियत के सामने सरनिगू होने का मतलब बहैसियत कौम हमारी मौत है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर में सियासी और समाजी सहाफ़ी और वकला हजरात की आमद। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर सरदार मोहम्मद शरीफ सवेडल में ख़ुसूसी मुलाकात की गई, जिसमें कसूर की आवाम की फलाह बहबूद और ह्यूमन राइट्स मसाइल पर बातचीत की गई।
نیچا وطنی RPO साहिवाल मियां महबूब रशीद के हुक्म पर कसवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार, 63 किलो चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सोबतपुर में भी तेज बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। शदीद बारिश के बाद नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ गए, गलियां और मोहल्ले जोहड़ों की सूरत इख्तियार कर गए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें कि बरतानिया के मुमताज़ माहिर कानून इमिग्रेशन राना वसीम की वर्क परमिट और इनोवेटिव वीज़ा के मुतालिक MM5 न्यूज़ से तफसीली गुफ्तगू हुई। आइए आपको भी सुनाते हैं। माहिर कानून जनाब राना वसीम शफी साहब के साथ, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना है या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं कि बरतानिया ने अपनी इमिग्रेशन खोल दी है, वो वीज़े इशू कर रहे हैं, वर्क परमिट दे रहे हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए मैं आज राना साहब के साथ मौजूद हूँ। राना साहब काइंडली ये बताएं कि ये जो वर्क परमिट है इसकी हकीकत क्या है। थैंक यू वेरी मच जनाब राजा अंसर साहब कि आपने मौका दिया कि इस हॉट टॉपिक पे बात की जा सके। मैं आपको अगर इसके हकीकत बताऊं तो ये क्लियर है कि इसमें कोई शक नहीं कि होम ऑफिस ने फ्लेक्सिबिलिटी की है, आसानियां पैदा की हैं कि यूके में कोई भी बंदा जिसका बिजनेस अपना है वो अपना एम्प्लॉय रख सकता है इनसाइड कंट्री और आउटसाइड कंट्री से भी। वर्क परमिट है क्या? वर्क परमिट यूके में कोई भी बंदा जिसका अपना बिजनेस है, वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो ग्रोसरी की शॉप है, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, यानी कि दुनिया की किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला है, अगर वो उसका लेजिटिमेट बिजनेस इंग्लैंड में मौजूद है तो वो होम ऑफिस से स्पॉन्सर अप्लाई करता है। ये स्पॉन्सरशिप होता है। होम ऑफिस इसको परमिशन देता है कि आप यूके में जो रेजिडेंट्स हैं, जो अंडर एमिग्रेंट हैं, जैसे कि कोई बंदा स्टूडेंट है या किसी के पास कोई भी किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है, तो वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। उन लोगों के लिए फैसिलिटेट किया गया। और जी अगर ये बात इसको ऐसे भी ले लिया जाए तो ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो लोग भी किसी भी स्किल से तल्लक रखते हैं वो अपने स्पॉन्सर, अगर उनको राइट स्पॉन्सर मिलता है वो तो स्पॉन्सर अप्लाई कर सकते हैं। चराना साहब ये कहानी बताएं कि वर्क परमिट जो आप बता रहे हैं कि किस किस कैटेगरी में लिए जा सकते हैं, तो इसकी कोई फीस जो है इसके मतलब भी बता दें कि इसकी लीगल फीस क्या है। देखें, अगर इसकी लीगल फीस की बात की जाए तो ये जिस कंपनी के पास स्पॉन्सर होगा वो अपने एम्प्लॉय को जब वो हायर करेगा तो उसकी होम ऑफिस की सिर्फ फीस होती है वो 625 पाउंड है। वो सिर्फ फीस, ये एप्लीकेशन की फीस है और उसने मेंटेनेंस कंप्लीट करना है। उसके बाद इसका इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है जो B1 है, वो आपने कोर्स कंप्लीट करना है। और जो आपकी स्किल्स है, जैसे अगर आप केयरर हैं तो अगर आपके पास केयरर की स्किल है, आप नर्स हैं, अगर आप मोटर मैकेनिक है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास स्किल होना चाहिए, वो आपको काम आना चाहिए। आप किसी भी मार्केटिंग से तल्लक है, आपका IT से तल्लक है, आप किसी भी फील्ड से तल्लक रखते हैं तो वो बंदा अपने स्पॉन्सर से या स्पॉन्सर लेकर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है होम ऑफिस में। ये बेसिकली 5 साल का वीज़ा होता है। 5 साल उसको अपने स्पॉन्सर के साथ स्टे करने होते हैं। आफ्टर देन ही इज एंटाइटल्ड फॉर द ILR। राना साहब, जैसे कि वर्क परमिट तो पहले भी लोग ले रहे थे या गवर्नमेंट यूके ने ये लोगों को ये सहूलत फराहम कर रखी थी कि दुनिया के किसी भी मुल्क से वो ले सकते थे वर्क परमिट। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है वो लोगों से 15-20 हज़ार पाउंड भी ले रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में एक खती रकम बनती है, काफ़ी बड़ी रकम बनती है। तो और बाद में ये भी कुछ सुनने में हमें मिला या देखने में मिला कि लोगों के वर्क परमिट जो है वो कैंसिल भी हो जाते हैं। तो ये बताएं कि ये पैसे जो लोग मांग रहे हैं ये हकीकत में ये इलीगल है या लोग अपने तौर पर ले रहे हैं या लोग किए गवर्नमेंट ने। देखिए, पहली बात ये है कि आपने इट्स वेरी कंफ्यूजिंग के इवन देन के इट्स वेरी हॉट टॉपिक कि इस बात को इस तरह लिया जाए कि लोग इस पैसे ले रहे हैं मार्केट में। देखिए, जो बंदा मार्केट में पैसे ले रहा है बेसिकली ये स्पॉन्सर इसलिए दिया गया
ہوم آفس نے ان کو اس لیے پرمیشن دی کہ اپنے امپلائی کو اسپانسر دیں کہ بندے رائٹ بندے جو ہیں وہ کام کریں اور یہاں پہ جو کمی ہے سکلز کی یا ورکرز کی وہ پوری کی جا سکے. لیکن اس لیے ہرگز نہیں ہے کہ جو اسپانسر ہے جو کمپنی کا ہیڈ ہے وہ کسی سے پیسے لے. اگر وہ پیسے لے رہا ہے تو ٹوٹلی وہ انلیگل منی ہے. وہ ایون دین کہ جو بندے پیسے دے رہے ہیں ان کو یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے کہ یہ بندہ جو اسپانسر ان کو دے رہا ہے یہ رائٹ پرسن ہے اور یہ جو کمپنی ہے یہ واقعی لیجیمیٹ ہے, کام کر رہی ہے یو کے میں. اور یہاں تک آپ نے بات کی کہ جی لوگوں کے اسپانسر کینسل بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں. کیسے ہو جاتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو مس یوز کرو گے, آپ کی کمپنی ہے, آپ کے پاس گنجائش ہے 3 امپلائی کی یا 2 امپلائی کی, آپ نے ان کی جو ویجز ہے وہ پوری کرنی ہے. لیٹ سے آپ 25% منیمم پہ اگر تھریش ہولڈ پہ جائے تو اگر وہ 20 ہے یا 21 ہے تو اس کے بھی بات کی جائے تو آپ نے 2 بندے رکھے, آپ 20 کے ایک تو کمپلیٹ کرو گے. جب ایک 20 کے اور آپ کا جو کمپنی ہے اس کا ٹرن اوور وہ 20 نہیں ہے. ہوم آفس جب آپ کے وزٹ کرے گا تو آپ کا جو جس نے آپ کو اسپانسر دیا ہوا ہے تو اگر آپ کی بک کیپنگ میں سے آپ کے اکاؤنٹ سے وہ چیز پوری نہیں ملتی تو اس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں مارکیٹ میں. اور جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں ڈیفینیٹ ہوم آفس کو اس چیز کا علم ہے اور ڈیفینیٹ بے شمار کمپنی کے ان کے جو اسپانسر لائسنس ہیں وہ کینسل بھی ہوئے ہیں. ٹوٹلی میں یہ کنڈم کرتا ہوں اس چیز کو اور بلکہ یہ بارہ کہوں گا کہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں مارکیٹ میں پلیز وہ یہ چیز چیک کریں کہ یہ رائٹ لوگ ہیں, یہ رائٹ پرسن ہیں. اگر کسی نے کسی کو ایسا کیا تو ڈیفینیٹ وہ ایون دین کمپلین کر سکتے ہیں ہوم آفس میں کہ انہوں نے یہ پیسے جو لیے ہیں وہ کس عوض میں لیے ہیں. اگر آپ کی وہ اسکل ہی نہیں, آپ کیئر ورکر ہیں, اگر آپ نرس ہیں, اگر آپ ایون دین آپ بوچر ہی کیوں نہیں, اگر آپ کو ایک بندے نے اسپانسر دے دیا ہے اور اگر آپ وہ اسکلس پہ پورا نہیں اترتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بزنس کو بندہ کیری رکھے گا. رائٹ پرسن کے لیے رائٹ جاب ہونی چاہیے, رائٹ کام ہونا چاہیے, لیگل کام ہونا چاہیے تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ووچر کا کام نہیں آتا, آپ کو آئی ٹی کا کام نہیں آتا, آپ کو کوئی دوسرا کام نہیں آتا اور آپ کو کوئی بندہ اسپانسر دے دیتا ہے تو ہو اس پاسبل کہ وہ اپنا بزنس کرنے لگے. تھینک یو ویری مچ. جی رانا صاحب یہاں سے جو ہے مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو انوویٹر ویزا ہے, پہلے تو انٹرپرینور ویزا ہوتا تھا جو کہ 50,000 اماؤنٹ لوگ دکھا کے اس کا کاروبار یہاں پر شروع کر کے تو ویزا لے سکتے تھے. لیکن ابھی سنا ہے کہ وہ 50,000 والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور بے شک آپ کے پاس 5,000 پاؤنڈ کے بزنس کا آئیڈیا ہی کیوں نہ ہو تو آپ یہاں پر ویزا لے سکتے ہیں. اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں پلیز. ہاں بالکل, یہ دیکھیں پہلے انوویٹر ویزا تھا. اب ریسنٹلی ہوم آفس میں اسی ویزے کو انہوں نے انوویٹر فاؤنڈر ویزا کا نام دیا ہے. یہ انوویٹر فاؤنڈر ویزا کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس بزنس سے کرنے میں یا آلریڈی یو کے میں ایسا کوئی بزنس نہیں ہو رہا تو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ ان کی انڈورسمنٹ باڈی کی لسٹ ہے. اپنا آئیڈیا, اپنا بزنس پلان بنائیں, اس انڈورسمنٹ باڈی کو بھیجیں. اگر وہ آپ کی باڈی آپ کو انڈورسمنٹ کر لیتی ہے, آپ کے بزنس پلان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, دین یو آر انٹائٹلڈ گو فار دا اپلیکیشن فار دا انوویٹر ویزا اور آپ اپنا ویزا اپلائی کریں. آپ پاس ایون اس کی جیسے آپ نے بات کی کہ 5,000 میں اپلائی. ہاں اگر آپ پروفیشنل ہیں, آئی ٹی کی پروفیشنل ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے آئی ٹی کے حوالے سے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مارکیٹ میں یہ کام ایسے کر لوں گا تو ڈیفینیٹ آپ ضرور کریں. یہ بڑے اچھا آپشنس ہیں لوگوں کے لیے. آپ انویٹر ویزا اپلائی کریں, اس میں 3 سال بعد آپ کو ILR مل جاتا ہے یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے. آفٹر دا پرماننٹ ریزیڈنٹ یو آر انٹائٹلڈ فار دا برٹش پاسپورٹ. رائٹ وے پہ آپ ضرور اپلائی کریں اور آپ کو کرنا چاہیے. بڑا اچھا ویزا ہے, بزنس ویزا ہے. جی رانا صاحب MM5 نیوز سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور آپ نے جو لیگل اوپینین دی ہے وہ بھی بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو سچویشن ہے اس کے لیے یہ بڑی یوزفل ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ MM5 نیوز کا اور جناب راجہ انصر صاحب کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ہاٹ ٹاپک پہ, اس سوشل میڈیا پہ جو سب سے زیادہ ایشو چل رہا ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی UK نے امیگریشن کھول دیا اور یہ اس ٹاپک پہ
बात करने का मुझे मौका मिला। और मैं ये दोबारा बात कहूँगा कि जो लोग भी स्पॉन्सर अप्लाई करते हैं या किसी से ले रहे हैं, उसमें प्लीज़ ये चीज़ डबल चेक करें कि ये कंपनी राइट है, ये राइट अवेलेबल है और इसके पास वाकई ये बिजनेस है, तो देन गो फॉर। और जो पैसे दिए जा रहे हैं तो ये इलीगल तरीके से हैं। आप राइट मनी दें, जो एक्सपेंसिव आते हैं, इसके एप्लीकेशन के आते हैं, या एम्प्लॉयर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें हैं तो आप उसको करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी आपकी मेहरबानी राना साहब। जी नाजरीन, आपने सुना कि राना साहब ने आपको सारी तफसील बताई वर्क परमिट और इनोवेटर वीज़ा के मतलब। तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लोग वर्क परमिट बेच रहे हैं या जो खरीद रहे हैं ये बिल्कुल इलीगल है। कानून में, बरतानवी कानून में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं या आपके पास वो स्किल है कि आप गवर्नमेंट की, यूके गवर्नमेंट की होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो आप वीज़ा बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। आईजी पंजाब की जानिब से पंजाब के दीगर शहरों की तरह जेहलम में भी शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से कौन कौन से शहरी राबता कर सकते हैं, तफसीलात बता रहे हैं जेहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद हैं, और उनके साथ फोकल पर्सन ASP मौसूर रहमान मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। जी मुस्तफ़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जेलों में। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोकल पर्सन अमाज़ुर रहमान साहब, ASP अमाज़ुर रहमान साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाने का मकसद क्या है, इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, और उसके अलावा ये जब से तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना है तो इसमें थानों का जो बोझ था, जो ज़्यादा आवाम जा रही थी, वो कितना कम हुआ है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम का मकसद जो है वो मुआशरे के जो भी महरूम अफराद हैं, जैसे कि माज़ूर अफराद हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, बच्चे हैं, ख़वातीन है, उनके मसाइल हल करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िसर होता है, लेडी पुलिस ऑफ़िसर होती है, तो वो ख़वातीन को और इस तरह की सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो कि वल्नरेबल है उनको प्रॉपरली उनको फैसिलिटेट करते हैं। उनके जो भी मसाइल हो उनको अच्छे और अहसन तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम से पुलिस स्टेशंस पे काफ़ी बर्डन जो है वो कम हो गया है, और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पे IG साहब काफ़ी फ़ोकस्ड है और उस पर फ़ोकस कर रहे हैं। अभी तक जेहलम में जेहलम पुलिस ने और जेहलम तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने 119 जो केसेस हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के केसेस हैं, जिसमें ख़वातीन के हैरेसमेंट के केसेस हैं, उनको रिज़ॉल्व किए हैं। इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ DPO साहब ने उनके साथ MOU साइन की है। इस तरह के अफराद जब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आते हैं तो जितना हम हो सके हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनको उनकी तरबियत की जाती है। उन ऑर्गेनाइजेशंस में हम उनको रेफ़र करते हैं उधर, और उनकी प्रॉपर देखभाल किया जाता है। पर्सन साहब की बात सुनी कि उनका कहना था कि जो भी माशरे के अफराद, जो बच्चे, बूढ़े, औरतें हरासमेंट के केस वो लेके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल जेहलम में यूनेस्को, गवर्नमेंट पंजाब और फैज़ फाउंडेशन के ताउन से मेले का इनेकाद किया गया। मेले में CEO एजुकेशन मिस कौसर सलीम ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर CEO एजुकेशन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हुकूमत पंजाब को आलमी बैंक की माली मुआवनत से चलने वाले पंजाब टूरिज़म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट के तहत तकनीकी मुआवनत फराहम कर रहा है, जिसका मकसद पंजाब की तहज़ीब व सकाफ़त का फ़रोग़ और सियाहत के ज़रिए मुकामी अफराद की मुआशी तरक्की में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करना है। मेले का मकसद मुकामी अफराद और बच्चों में इस एहसास को उजागर करना था कि हमारा कौमी सकाफ़ती वर्सा हमारी कौमी शनाख्त और पहचान है और हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए। मेले के बाद एडवोकेसी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनेस्को, महकमा तालीम और दीगर सरकारी इदारों और अफसरान ने सकाफ़ती वर्से की तालीम को निसाब में शामिल करने की ज़रूरत पर गौर दिया। आज जो यहाँ पे सकाफ़ती प्रोग्राम और मुख्तलिफ़ आइटम्स और मुख्तलिफ़ इन्होंने टैबलोस वगैरह पेश किए हैं सकाफ़त के मुतालिक, ये हमारी एक यूनिवर्सिटी फॉर किताबन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तावन से एक फैज़ फाउंडेशन ने अरेंज किए।
और ये गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 में ये पेश किए गए। और इन्होंने यहाँ पे हमारी सकाफ़त को उजागर करने के लिए पिछले 3 रोज़ से मुख्तलिफ़ सेमिनार्स किए हैं, टूरिज़म किया है, यानी किला रोहतास गए हैं, बच्चों को वो ले के गई हैं और उन्होंने वहाँ पे बच्चों को अपनी सकाफ़त के मुतालिक बताया है। किला रोहतास तो बच्चे वैसे भी देखा करते थे, फैमिलियों के साथ भी देखा करते थे, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं पता था जो इन्होंने अपने नॉलेज से उनको सिखाई, बताई, पढ़ाई। अब ये है कि इंशाल्लाह आइंदा बच्चे जो हैं वो अपनी सकाफ़त को याद रखेंगे। बल्कि यहाँ पे हमने उनको ये भी तजवीज़ दी है, अपनी चंद गुज़ारिशात में बताया है कि इस किला रोहतास को जो है वो निसाब का हिस्सा बनाया जाए। ज़िला जेलम में और भी बहुत सी ऐसी पुरानी मतलब हमारी सकाफ़त की चीज़ें हैं, हमारे विरसे की चीज़ें हैं, जिन्हें बच्चों को विज़िट करवाना और दिखाना जो है हमारे लिए इंतहाई लाज़म है। और हमारे डी सी साहब ने भी इस चीज़ पे एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने भी ये चीज़ बताई है, एक मीटिंग रखी थी कि टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए। देखिए, टूरिज़म से हमारी जो माशी हालात हैं वो भी संवर सकते हैं। हमारे बहुत से गरीब लोग वहाँ जाके स्टॉल्स वगैरह लगा सकते हैं। जब वहाँ ट्रिप जाएंगे, बहुत से लोग टूरिज़म में आएंगे तो उनके माशी हालात भी संवर सकते हैं। अब बहुत से ममालिक में वो जब अपनी सकाफ़त को उजागर करते हैं, टूरिज़म बढ़ता है, तो वो उनकी जो है माशियत का बहुत सा हिस्सा जो है वो टूरिज़म पे इन्हसार करता है। तो क्यों ना हम भी अपने ज़िला जेलम में ऐसी चीज़ों को राइज करें कि हमारे भी यहाँ की टूरिज़म बढ़े और जितनी भी ये सकाफ़ती चीज़ें हैं और इससे फिर हमारी सकाफ़त भी उजागर हो। लंजोट LOC पर 2 रोज़ कबल मोहम्मद तारिफ को भारतीय फ़ौज ने शहीद कर दिया। भारतीय फ़ौजी लाश उठाकर साथ ले गए। मोहम्मद तारिफ के वालिदैन और अहले खाना गम से निढाल। हुकूमत और अस्करी इदारों से ताउन की, मैयत की वापसी की अपील। मज़ीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी मुर्तज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका नक्याल के गांव लंजोट सेक्टर में, जो LOC पे वाक़या है। कुछ दिन भारतीय फ़ौज के गाज़बाना और जुल्म और सितम ने एक बच्ची के वालिद को बेदर्दी से शहीद कर दिया। शहीद मोहम्मद आरिफ लंजोट से तल्लुक़ था उसका, जो कि LOC पे वाक़या है। मोहम्मद तारिक बकरियाँ चराने गया, फिर वापस ना आया। इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद जब इंडियन मीडिया ने खबर नशर की तो पता चला कि मोहम्मद तारिफ इस दुनिया में नहीं। मोहम्मद तारिफ के वर्सा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं सवाल बनी है, मिन्नत करनी है, हमारे बच्चे नहीं बाडी जड़ी है मैं वापस दे छोड़ो। मैं उसने ढेर तक मैं और कुछ भी ना चाहनी दुनिया पर। मैं ये अर्ज करनी है खुदा वास्ते, हमारे बच्चे मोड़ी दे छोड़ो बाडी, मैं उसने ढेर तक। जी वो सुबह तकरीबन 9:30 के 9:15 के करीब गया है घर से। तकरीबन 11:15 के करीब वो बकरियां वापस आ गई हैं, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर मुझे घर वालों ने बताया कि तारिफ नहीं आया। जाके तलाश किया है तो कोई उसका आता पता नहीं मिला। तो फिर हमने आर्मी को भी बताया। हमें तो जो है ना दूसरे दिन पता चला है ना, जब रात को तो फिर शोर पड़ गया है, आर्मी वाले भी आए। दूसरे दिन जो है वो फिर आए हैं, तो उन्होंने बताया आके मुझे, हमें एक पिक्चर उन्होंने दिखाई है। तो उसकी घर वाली ने बताया कि ये यही कपड़े थे और वही बूट, वही जुराबें। तो उस वक्त हमें तस्दीक हुई है कि ये उन्होंने उसको मार दिया है। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, आज़ाद कश्मीर। सिंध के फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, सिंधी ड्रामा और स्टेज ड्रामा के सीनियर अदाकार हिदायतकार सैयद मुनव्वर अली शाह दिल का दौरा की वजह से वफात पा गए थे। उनकी सौम का एहतमाम किया गया। नौजवान अदाकार सैयद मुनव्वर अली शाह की मौत की खबर सुनकर उनके साथी अदाकारों समेत दादू के शहरियों में गम की लहर छा गई। उनकी आखिरी आरामगाह दादू के करीब गाँव मंदिर में आबाई कब्रिस्तान में बनाई गई। सिंध के साथ प्यार करने वाला, सारे सिंध के हर आदमी के साथ मोहब्बत करने वाला, जो तमाम बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर, अदाकार, सब खां पहिरियां यह ॻाल्हि हुई त माना हर दिल अज़ीज़ माण्हू, हर माण्हू सां प्यार करण वारो। जो उसकी रोज़ बुराइयां करते थे वो उनके लिए दुआएं मांगता था। ये था मुनव्वर शाह। मुनव्वर शाह एक था, दूसरा नहीं हो सकता। उन जैसा कोई शायद ही जन्मों में पैदा हो।
वो हमारा साथी था, हमदर्द था। सैयद मुनव्वर शाह ने जो फ़नून लतीफ़ा की खिदमत की है उसका ये नतीजा है। पहले दिन से आज तक जो रश लगी पड़ी है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे सिंधी ड्रामों के बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे। उसके अलावा सिंध फनकार फिल्म ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसकी तंजीम थी वो उसका चेयरमैन था। बस दिलबर आदमी था। क्या मैं इसके बारे में पूछूं, बताऊं आपको। ऐसा सानिया हो गया है जो हम सोच भी नहीं। तरीन गुलदस्ता था अपने अमाल का, किरदार का। एक बेहतरीन और शफीक इंसान था, एक वर्सटाइल वो आर्टिस्ट था, एक माना हुआ डायरेक्टर था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।